हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। आज की क्लास में हम फिर वही बातें करेंगे अधिगम की। आज अधिगम से संबंधित तीसरी क्लास है। इस क्लास में कुछ सिद्धांत हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं पिछले क्लास में क्या हुआ था, क्या हम पिछले क्लास में देखे थे, उसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले क्लास का जो टॉपिक था हमारा वो क्या क्या था भाई? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे, अधिगम वक्र था। ठीक है, क्या था भाई? ये चक्र मैंने लिख दिया। अधिगम वक्र था, अधिगम के सिद्धांत थे, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत थे। एक एक करके हमने बातें की है। प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में परिपक्वता है, दूसरा विषय वस्तु, ठीक है, तीसरा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, चौथा था थकान, पांचवा अभिप्रेरणा, छठा सीखने की विधियां, सीखने की उचित वातावरण। इस प्रकार की हमने बातें की हैं इनके कारकों से संबंधित। फिर अधिगम वक्र देखे थे। अधिगम की मात्रा एवं लगने वाले समय के बीच अगर ग्राफ खींचे इस प्रकार से तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। हमने चार प्रकार के वक्र देखे थे। एक सरल रेखी गति और सरल रेखी वक्र। सरल रेखी वक्र में जब सीखने की गति एक समान हो तब उसे सरल रेखी वक्र कहते हैं। ठीक है, एक समान, एक समय लगता है किसी कार्य को करने की। ठीक है। दूसरा हमने देखे अनुत्तर वक्र या धनात्मक वक्र या सकारात्मक वक्र। इस वक्र में आरंभ में सीखने की गति धीमी थी, बाद में सीखने की गति तेज हो जाती है। इस प्रकार से हम देखें तो प्रारंभ में ये धीमी थी यहाँ तक, ठीक है, फिर बाद में क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। नतोत्तर वक्र या नकारात्मक वक्र या जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक वक्र। आरंभ में सीखने की गति तेज या वृद्धि थी, ठीक है, तीव्र गति से थी, लेकिन सीखने की स्थिति, सीखने की गति बाद में धीमी पड़ जाती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, प्रारंभ में तेज थी, फिर बाद में, ठीक है, धीमी पड़ जाती है। फिर हमने देखे मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र अनतोदर एवं नतोदर, सकारात्मक एवं नकारात्मक या धनात्मक एवं ऋणात्मक का मिश्रण है। तो उसमें कभी जो है गति तेज, कभी धीमी, कभी तेज, कभी धीमी। सीखने की जो गति है कभी तेज, कभी धीमी, कभी तेज, कभी धीमी, इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। ठीक है। फिर अधिगम के सिद्धांत की बातें हमने की थी। अधिगम के सिद्धांत देखे थे। अधिगम के दो सिद्धांत हमने देखे थे, एक व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो विद्वान थे, इनको मानने वाले, व्यवहारवादी सिद्धांत को मानने वाले जो विद्वान थे वो E.P. पावलक, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, C.L. हल, ये नाम याद रखेंगे। और संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत मैक्स वर्दिमर, कोल्हर, कार्टलेविन, कोफा आदि आपको देखने को मिलेगा। व्यवहारवादी का अध्ययन पशु, पक्षी, मानव के अंतर्गत व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब व्यवहार में अगर चेतना जुड़ जाती है तो उसे हम क्या कहते थे? संज्ञानवादी जो है कहते थे। उसे हम क्या कहते थे? व्यवहार में जब चेतना जुड़ जाती है तो उसे क्या कहते थे? संज्ञानवादी कहते थे। फिर व्यवहारवादी सिद्धांत की जो है किस पर आधारित है? ये अनुक्रिया पर, उद्दीपक पर, अनुबंधन पर, अभिप्रेरणा पर आधारित था। और ये सब क्या है? जैसे कि मैंने बताया, अनुक्रिया कहने का मतलब किसी लक्ष्य को पाने के लिए आप क्रिया कर रहे हैं, नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? अनुक्रिया है। उद्दीपक, उद्दीपक आम तौर में इसको लक्ष्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारा लक्ष्य है कोई भी नौकरी पाना, ठीक है, तो नौकरी पाना हमारा लक्ष्य है तो अनुक्रिया करना पड़ेगा। और यदि दोनों के मध्य यदि संबंध जोड़ता है
दोनों के मध्य अगर संबंध होता है तो उस संबंध को हमने नाम दिया था अनुबंधन। उस संबंध को हमने क्या किया था भाई, नाम दिया था अनुबंधन। और जब अनुबंधन मजबूत हो जाता है तो उसे हम, ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत इसे, ठीक है, अधिगम कहते थे। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत, व्यवहारवादी सिद्धांत के तहत इसको हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। वहीं पर हमने संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत संवेदना, वृद्धि, संज्ञान, समस्या, समाधान, ठीक है, आदि पर आधारित है। और इसमें समस्या का समाधान की योग्यता अधिगम है। इसमें अनुबंध का परिणाम क्या है, अधिगम है। ठीक है, ये सारी चीज हमने देखे। जिससे संज्ञानवादी जो है सिद्धांत चेतना और व्यवहार की बेस पर काम करती है। जिससे संवेदना की बात करें तो 5 जो इंद्रिय हैं, जैसे नाक है, कान है, आँख है, त्वचा है, जीभ है, ठीक है, ये प्रथम ज्ञान होता है। और जब प्रथम ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं तो प्रत्यक्षीकरण हमें करना पड़ता है, उसका नाम पहचानना, ठीक है, उसकी व्याख्या करना, उसका नाम जानना। उसके बाद हमें मिल जाती है, ये सब के बारे में हम ज्ञात हो जाते हैं। तो अपनी सूझबूझ के कारण, अपने चिंतन के कारण उस समस्या, जो भी समस्या होती है, उस समस्या का हल ढूंढते हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, और जब ये समस्या पूरी तरह से हल हो जाती है, इस समस्या का समाधान मिल जाता है, तो इसी को संज्ञानवादियों ने क्या कहा है, अधिगम कहा है। इसी को संज्ञानवादियों ने क्या कहा है भाई, अधिगम कहा है। और ये सारी बातें पिछले क्लास में हमने देखी थी, अच्छे से देखे थे। क्लियर है चीजें? चलिए चलिए आज के जो टॉपिक है वो कौन कौन से, ये थोड़ा जरा हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं। टुडेज टॉपिक, ठीक है, टुडेज टॉपिक क्या क्या टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। एक तो हम देखेंगे अधिगम के नियम, या जिसे कहते हैं सीखने के नियम। अधिगम के, हम पूरा लिख दें, अधिगम के सीखने का नियम या सिद्धांत। अधिगम के सीखने का नियम या सिद्धांत। और ये जो नियम देने वाले हैं वो, उसका नाम क्या है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक, ठीक है, क्या है, थॉर्नडाइक। ये हम देखेंगे आज की क्लास में। दूसरी हम बातें करेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, अन्य सिद्धांत। अधिगम के अन्य प्रमुख सिद्धांत, अन्य विद्वानों द्वारा दी गई प्रमुख सिद्धांत। और ये व्यवहारवादी के अंतर्गत है। ठीक है, जितने भी व्यवहारवादी विद्वान थे, कौन से व्यवहारवादी, किनके द्वारा दी गई, ठीक है, हम व्यवहारवादियों के सिद्धांत बोल सकते हैं। व्यवहारवादियों के सिद्धांत हम बोल सकते हैं। ठीक है, अधिगम के अन्य प्रमुख सिद्धांत, या बोल सकते हैं व्यवहारवादियों के सिद्धांत। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। और या हम बोल सकते हैं क्या है, व्यवहारवादियों के
प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, व्यवहारवादियों के प्रमुख सिद्धांत में एक आप देख पाएंगे, ठीक है, दूसरे नंबर का एक देख पाएंगे, ठीक है। एक होता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। एक जिसे हम कहते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और ये देने वाले कौन थे भाई? थॉर्नडाइक। दूसरा हम पढ़ेंगे शास्त्रीय या परंपरागत का सिद्धांत। ठीक है, जिसे दिया था पावलक साहब ने दिया था। थर्ड इसमें देखेंगे क्रिया प्रसूति का सिद्धांत। क्रिया प्रसूति का सिद्धांत, और क्रिया प्रसूति का सिद्धांत देने वाले B.F. स्किनर थे। यह अब याद रखिए, B.F. स्किनर। ये जैसे पढ़ रहे हैं आप, वैसे ये सिद्धांत का नाम याद हो जाना चाहिए और किसने दिया है वो याद होना चाहिए। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है भाई? पुनर्बलन का सिद्धांत, और ये दिए थे C.L. हल के। ठीक है, C.L. हल ने दिया था। चलिए, तो टुडेस टॉपिक हमने लिखे, आज का टॉपिक लिखे, और आज के टॉपिक में हम सबसे पहले अधिगम के सीखने के नियम या सिद्धांत या थॉर्नडाइक का सिद्धांत हम देखेंगे। ठीक है, ये वाला, फिर ये चारों हम देखेंगे। ठीक है, तो इनमें से जो भी हो जाए, ठीक है, जितना भी हो जाए आज की क्लास में, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सभी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, ये समझना जो है, ठीक है, समझ थोड़ी देर में आता है, आसान उतना है भी नहीं और उतना कठिन भी नहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो उतना कठिन भी नहीं है। ठीक है, आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, ठीक है, तो चलते हैं अधिगम के सीखने का नियम या सिद्धांत, जिन्होंने किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। तो हम लिख लेते हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अधिगम के सिद्धांत। सीधा मैं लिख देता हूं अधिगम के सिद्धांत, और अधिगम के जो सिद्धांत दिए हैं वो थॉर्नडाइक साहब द्वारा। थॉर्नडाइक, इस थॉर्नडाइक साहब के बारे में हम पढ़ेंगे। अधिगम के सिद्धांत किस प्रकार से ये दिए हैं, इनमें क्या क्या कहा है। चलिए, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में, जो भाई साहब है थॉर्नडाइक है, इस थॉर्नडाइक के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक के बारे में आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे, जैसे इनको अमेरिकी मनोविज्ञान, ये क्या थे? ये अमेरिकी मनोविज्ञान थे। अमेरिकी, याद रखेंगे, अमेरिकी मनोविज्ञान थे। मनोविज्ञान मतलब मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं, मनोविज्ञान। ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले। ठीक है, और ये मनोवैज्ञानिक थे, तो बोल सकते हैं अमेरिकी मनोविज्ञान थे। इनकी पहली बातें। ठीक है, चलिए, इनकी दूसरी बातें, ये पशु मनोविज्ञान के जनक थी। ठीक है, पशु मनोविज्ञान की
क्या थे, जनक थे। ठीक है, क्या थे भाई साहब, ये पशु मनोविज्ञान के जनक थे, याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम सीखने का सिद्धांत भी है, थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत या सीखने का सिद्धांत ना, सीखने का सिद्धांत। ठीक है, तो सीखने का सिद्धांत यही दिए, पशु मनोविज्ञान के जनक थे, ये याद रखिए। आपको याद रखना है इनके बारे में कि ये प्रथम शिक्षित मनोवैज्ञानिक थे, मनोविज्ञानी। प्रस्तुत शैक्षणिक या शिक्षित मनोवैज्ञानिक कहने का ना, सीखने के सर्वप्रथम नियम इन्होंने ही दिए। इसका मतलब क्या है कि अधिगम या सीखने का सर्वप्रथम नियम किन्होंने दी भाई, नियम इन्होंने ही दिए। ये याद रखना कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब क्या है कि सीखने का जो नियम हम अभी देखेंगे, ठीक है, वो सर्वप्रथम किन्होंने दिए, थॉर्नडाइक साहब ने ही दिए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये, पशु मनोविज्ञान के जनक कहलाए, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थे, सीखने के प्रथम नियम, ठीक है, इन्होंने ही दिए। अब देखिए इस नियम में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं सीखने के नियम। सीखने या अधिगम के नियम के प्रकार। एकदम आराम से चलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं ये नियम लिखवा देता हूँ कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए ये जो नियम हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके जो नियम हैं दो प्रकार के हैं। एक जिसे हम कहते हैं मुख्य नियम, या जिसे हम कहते हैं प्राथमिक नियम। दूसरा जिसे हम कहते हैं गौण नियम, या जिसे हम कहते हैं द्वितीयक नियम, या जिसे सेकेंडरी नियम। ठीक है, प्राथमिक नियम, मुख्य नियम या प्रधान नियम। ठीक है, या प्राथमिक नियम, मुख्य नियम या प्रधान नियम। ठीक है, सीखने के गौण नियम, द्वितीयक नियम, या जिसे हम कहते हैं सहायक नियम, या क्या है, सहायक नियम। कई नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक होता है मुख्य नियम, या जिसे हम प्राथमिक नियम कहते हैं, या जिसे प्रधान नियम कहते हैं। ठीक है, या हम इसे इंग्लिश में प्राइमरी नियम कहेंगे, प्राइमरी लॉ कहेंगे। ठीक है, और ये है सेकेंडरी, या जिसे हम कहते हैं गौण, द्वितीयक या सहायक नियम। समझ में आ गया, सीखने के 2 प्रकार के। अब देखिए इसको फिर से मैं कैटेगराइज करूंगा। ठीक है, ये मुख्य नियम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य नियम को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के हैं। एक जिसे अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, दूसरा जिसे हम कहते हैं क्या भाई, तत्परता।
तत्परता का नियम, और तीसरा जिसे हम कहते हैं परिणाम का नियम। परिणाम या जिसे प्रभाव या जिसे संतोष, संतोष, ठीक है, प्रभाव का नियम, परिणाम या जिसे या प्रभाव या संतोष का नियम कहते हैं। ठीक है, इनके कितने नियम हैं? 3 नियम हैं, मुख्य 3 नियम हैं। गौण नियम की संख्या कितनी है? 5 है। गौण नियम की संख्या कितनी है भाई? 5 है। एक जिसे हम कहते हैं मनोवृत्ति का नियम, दूसरा जिसे कहा जाता है बहु अनुक्रिया, बहु अनुक्रिया का नियम, थर्ड जिसे हम कहते हैं, इसको मैं हटा देता हूं कुछ देर के लिए, आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, फोर्थ जिसे हम कहते हैं अनुरूपता का नियम, रूपता का नियम, और फिफ्थ एंड लास्ट जिसे हम कहते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम, संबंधित, ठीक है, परिवर्तन का नियम। चलिए, तो देख सकते हैं थॉर्नडाइक साहब ने जो नियम दिए हैं, 2 जो नियम हैं, एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम को हम प्राथमिक नियम भी कहते हैं, इसमें प्राइमरी नियम भी कह सकते हैं, प्रधान नियम भी कहते हैं। गौण नियम को द्वितीयक नियम कहते हैं, सहायक नियम कहते हैं। मुख्य नियम 3 प्रकार के हैं, एक अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम और तीसरा परिणाम या प्रभाव या संतोष का नियम। गौण नियम 5 प्रकार के हैं, मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है, और क्या है भाई, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक है। ये इतने सारे नियम हम देखेंगे। तो सोच सकते हैं कि मैंने जो टॉपिक लिखा है क्या ये हो पाएगा, क्योंकि थॉर्नडाइक साहब का एक ही नियम जो है, इतने सारे नियम हैं, 8 नियम हम पढ़ेंगे, तो 8 नियम में तो ही टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, जितना हो सके वो हम करने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड ना, थोड़ा वेट करेंगे। चलिए,
कंटिन्यू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे अभ्यास का नियम। मुख्य नियम से जो है मुख्य नियम में हम सबसे पहले देखेंगे अभ्यास का नियम। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अभ्यास का नियम। फर्स्ट है अभ्यास का नियम। चलिए अब देखिए, इन्होंने एक नियम दिया जिसको हम कहते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को हम समझेंगे, ठीक है। अभ्यास का नियम कहने का मतलब है कि जो चीज़ हम बार बार किसी चीज़ को करने के लिए, सीखने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए बार बार जब अभ्यास करते हैं, ठीक है, बार बार क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। और अभ्यास करने के बाद वो जब हम क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, ठीक है, तब ये क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अभ्यास का नियम कहते हैं। ठीक है, सिंपल से वर्ड है, सिंपल सी बातें हैं। चलिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें संबंधित हैं, ठीक है। जैसे एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं अनुक्रिया, ये मैं बता चुका हूँ। एक चीज़ जिसे हम कहते हैं अनुक्रिया और एक चीज़ जिसे हम कहते हैं उद्दीपक, ठीक है। दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता है कि नहीं भी? अनुक्रिया और उद्दीपक। अनुक्रिया कहने का मतलब है, मैंने कहा था कि भाई बाद में यूज़ होगा, जितने भी हम नियम देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे, अनुक्रिया क्या है, उद्दीपक क्या है, अनुबंधन क्या है, अधिगम क्या है, सारी चीज़ें हमने कहा था कि भाई ये यूज़ होगा। तो अनुक्रिया क्या है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा की गई क्रिया को अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है। और उद्दीपक क्या है, वो लक्ष्य है, ठीक है, क्या है, वो लक्ष्य है। तो मैंने एग्जांपल से बताया था कि लक्ष्य क्या है, जैसे हमारा लक्ष्य है कि नौकरी पाना, और हम क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। अनुक्रिया कैसे करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जब पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसी प्रकार क्या कहा है, अगर किसी कार्य को बार बार क्या करते हैं, ठीक है, बार बार क्या कहते हैं, अभ्यास की पुनरावृत्ति करते हैं। अभ्यास की क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति कहने का मतलब है बार बार अभ्यास को जब दोहराते हैं, बार बार क्या कहते हैं, अभ्यास को दोहराते हैं। किसके लिए, कोई कार्य करते हैं, उस कार्य को बार बार दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं। किसके लिए, कि भाई हम क्या प्राप्त कर सके, उद्दीपक प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सके, उद्दीपक प्राप्त कर सकते, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उद्दीपक मतलब लक्ष्य। तो पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं, ठीक है। और यदि एक याद रखिए, यदि अभ्यास में एक कहा है कि यदि अभ्यास में कमी आती है, याद ये भी रखेंगे, अभ्यास में क्या होती है, कमी आती है। दो चीज हो सकती है, अभ्यास करेंगे तो या फिर अभ्यास में कमी आएगी या अभ्यास में मजबूती आएगी। अभ्यास में क्या होगा, मजबूत होगा। अभ्यास हमारा क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है। या फिर अभ्यास में क्या हो जाएगी भी, कमी आएगी। दो चीज होगा, ठीक है। चलिए, जब अभ्यास में कमी आएगी तो याद रखिए हमारा अनुबंधन कमजोर हो जाएगा। अनुबंधन क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुबंधन कमजोर हो जाएगा। अभ्यास मजबूत होगा तो अनुबंधन मजबूत होगा। अनुबंधन क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इन अभ्यास के नियम का तात्पर्य है, मैं सीधी सी बोलूं कि अगर किसी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए लगातार प्रयास करना जरूरी, ठीक है। लगातार उसको पुनरावृत्ति करना जरूरी। जैसे मैंने कहा कि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो एक बार पढ़ के, दो बार पढ़ के आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। बार बार उसी चीज़ को आप क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब बार बार एक ही चीज़ को पढ़ लेंगे,
अभ्यास पूरी तरह से कर लेंगे और अभ्यास पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा तो अनुबंधन भी मजबूत हो जाएगा। कहने का मतलब अनुबंधन मजबूत होने का मतलब है अधिगम की प्राप्ति, और अधिगम की प्राप्ति होने का मतलब ये है कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, और अभ्यास में कमी का मतलब है अनुबंध कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अनुबंध क्या है? अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो संबंध बनता है उसे अनुबंध कहते हैं। तो अनुबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इन भाई साहब ने, जो थॉर्नडाइक भाई साहब ने कहा है कि जब तक आप अभ्यास करते रहेंगे तब तक आपको वो लक्ष्य की प्राप्ति होगी, लेकिन जब आप अभ्यास में रुचि कम कर देते हैं, अभ्यास में कमी आती है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन भाई साहब ने क्या मन बनाया, पता क्या मन बनाया कि 1930 में इन्होंने एक संशोधन किया। 1930 में क्या किया? एक संशोधन किया। और संशोधन क्या किया कि भाई साहब कि जरूरी नहीं है कि हम अभ्यास को लगातार अभ्यास करते जाएंगे तभी हमें जो है लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कई ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो एक बार किसी चीज़ को सीखते हैं तो ज़िंदगी भर याद होता है, एक बार पढ़ लेते हैं तो ज़िंदगी भर याद रहता है। ठीक है, कोई कार्य है, कोई व्यक्ति एक बार में, दो बार में, एक बार में सीख जाता है। कोई व्यक्ति को सीखने में उसको 6 महीने साल भर लगता है, किसी व्यक्ति को एक बार में सीख जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कई साल से प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कई लोग ऐसे भी होंगे जो लगातार नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी से नहीं मिल पा रही है, ऐसे भी होंगे। तो इससे उन्होंने ये सारे चीज़ का फिर से एनालाइज किया कि भाई ज़रूरी नहीं कि लगातार हम प्रयास करते रहें तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है, ठीक है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बार में, ठीक है, सीख कर लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। तो उन्होंने 1930 में यही बातों को संशोधन किया, अपनी ही बातों को खारिज किया कि लगातार अगर प्रयास कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वो सफल या फिर वो लक्ष्य की प्राप्ति हो। यहाँ पर याद करने वाली कोई बात नहीं, यहाँ समझने वाली बात है। मैंने कहा बाल मनोविज्ञान ये जो बाल मनोविज्ञान है ये सारी चीज़ें समझने के ऊपर है, समझ के ऊपर है। ठीक है, ऐसा याद करने रटने की बातें नहीं। बाल मनोविज्ञान खुद कहता है, क्या कहता है भाई, कि जो सीखना है, अधिगम है, वो रट कर नहीं आती। जो सीखना है या अधिगम है, रट कर नहीं आती। ठीक है, अभ्यास कर आती है, लगातार प्रयत्न करके आती है। तो भाई आप इस चीज़ को याद करेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ रटेंगे, लाइन बाई लाइन याद करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा, ठीक है, सिलेबस है। सिलेबस तो खैर दिया भी नहीं है। अगर हॉस्टल वार्डन के उसमें हम देखें सिलेबस में तो बस इतना ही लिख दिया है, बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान का जो है इतने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि 10 नंबर के इतना सारा माथापच्ची, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 10 नंबर के लिए इतना माथापच्ची क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए 10 नंबर बहुत ही जो है आसानी से नहीं मिलता, आप इन्हीं एक एक नंबरों से पीछे हो जाते हैं। तो याद रखिए जितना हो सके आप जितना बने, ठीक है, वो कोशिश करिए याद रखने की, ध्यान रखने की। चलिए, तो अभ्यास का नियम में ये संशोधित किया गया था 1930 में, और अपनी ही बातों को पलट दिया था। ठीक है, कि लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमें प्राप्ति होगी, या कोई व्यक्ति थोड़ा सा अभ्यास करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, सीख लेता है। अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम के बाद हम जो बात करेंगे वो है तत्परता का नियम। दूसरा है हमारे पास, वो है क्या है भाई, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, चलिए तत्परता का नियम भी, ठीक है, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है तत्परता के नियम में भी। ठीक है, तत्परता से क्या समझते हैं। ठीक है, तत्परता किसी के लिए तैयार रहना। ठीक है, क्या है, किसी के लिए क्या है, तैयार रहना। तत्परता का मतलब है
मानसिक और शारीरिक रूप से, शारीरिक एवं मानसिक रूप से, मानसिक रूप से क्या होना, तैयार होना या तैयार रहना क्या कहलाता है, आपका तत्परता कहलाता है। ठीक है, मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होना, तैयार होना। ठीक है, जैसे कि हम बोलें कि भाई आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं, मान के चलिए कोई ऐसे व्यक्ति, आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चलिए आप तत्पर है इस चीज़ के लिए कि भाई मैं सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम दूंगा, मैं क्रैक करूँगा। लेकिन वही व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, मान के चलिए, ठीक है, घूम फिर रहा है, ठीक है, कोई ठेला वाला खोला है या कोई जो है कुछ कार्य, अन्य कार्य कर रहा है, उसको हम बोलेंगे भाई सीजीपीएससी की तैयारी कर लो, ये लो बुक, ठीक है, आप पढ़ो। वो ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से उस पर ध्यान नहीं, तत्पर नहीं है। ठीक है, क्या है, तत्पर नहीं है। जब आप तत्पर होकर चीज़ों को करते हैं तो क्या होगा, जो है लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो तत्परता का सिद्धांत क्या बोलता है, तत्परता का सिद्धांत क्या बोलता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। ठीक है, तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इसको तैयारी का नियम भी कहते हैं, इसको तैयारी का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तैयार होना चाहिए, इसको प्रेरणा का नियम भी कहते हैं, प्रेरणा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और इसको मानसिक तैयारी का भी नियम कहते हैं, इसको मानसिक तैयारी का नियम कहते हैं, तैयारी का नियम। तो थॉर्नडाइक साहब ने क्या कहा, थॉर्नडाइक साहब ने क्या कहा भाई कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी चीज़ सीखना है, किसी व्यक्ति को कुछ भी चीज़ सीखना है तो उसके लिए तत्पर होना चाहिए, तत्पर होना पड़ेगा। ठीक है, और तत्पर नहीं है तो वो व्यक्ति सीख नहीं पाएगा। ठीक है, मान के चलिए कोई मशीन है, मशीन को बनाने के लिए सीधे मान के चलिए कोई इलेक्ट्रिशियन दुकान में इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, वो सीखना चाह रहा है। ठीक है, वो क्या करना है, सीखना चाह रहा है, बिजली फिटिंग वगैरह, वायर फिटिंग वगैरह सीखना चाह रहा है, वो तत्पर नहीं, जाके बैठा है, कुछ भी कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, तत्पर नहीं है, तो वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, कोई भी काम की बात है, तो किसी कार्य को या किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होना आवश्यक है। ये थॉर्नडाइक साहब का नियम है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, थॉर्नडाइक साहब कह रहे हैं। थॉर्नडाइक साहब का तीसरा नियम, थर्ड नियम क्या बोलता है, प्रभाव का नियम। तीसरा नियम क्या है, प्रभाव का नियम, या जिसे हम परिणाम का नियम कहते हैं, या जिसे हम संतोष का नियम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संतोष का नियम कहते हैं। ये तीन नाम हो सकते हैं, प्रभाव का नियम, परिणाम या संतोष का नियम हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें फिर से वही बातें आएगी, दो चीजें। अगर आप किसी के लिए अनुक्रिया कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, अनुक्रिया, अनुक्रिया कहने का मतलब है वो कार्य और उद्दीपक। अगर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया कर रहे हैं, समझेगा, ठीक है, और उस क्रिया करने के लिए आप पूरी तरह से क्या हो, करने के बाद अगर आप दो चीज़ हो सकते हैं, किसी कार्य को करने के लिए, कोई कार्य हम कर रहे हैं तो कार्य करने के बाद हम दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हम हो सकते हैं असंतोष हो सकते हैं, ठीक है, असंतुष्टि या संतुष्टि। संतोष या असंतोष कहने का मतलब है कि अगर कोई कार्य हमारे द्वारा की जा रही है किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कोई कार्य हम कर रहे हैं तो दो चीज़ हो सकती है, एक हो सकता है असंतोष और दूसरा हो सकते हैं संतोष। असंतोष कहने का मतलब है असंतुष्टि, हम संतुष्टि, मेरे भाई बोला जाता है ना, अरे क्या करने में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, संतुष्टि नहीं होती। कोई नौकरी करने में मज़ा नहीं आ रहा है, 10-20 हज़ार की नौकरी करने में संतुष्टि नहीं हो रही, भले हम कर रहे हैं, मजबूरी है कर रहे हैं, कोई काम करने के लिए संतुष्टि नहीं होती।
या ऐसा चीज़ होता है जो गवर्नमेंट जॉब होता है या कुछ भी अच्छा चीज़ होता है, हम कहते हैं संतुष्टि है, हमें संतोष हो गया, कोई कार्य करने में मज़ा आ रहा है। तो दो चीज़ होती है किसी कार्य करने के लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, लक्ष्य क्या है हमारा, लक्ष्य क्या है, अगर मान के चलिए लक्ष्य किसी कार्य करने के लिए लक्ष्य हमारा क्या है, पैसा है। भाई कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उसके लिए हमारा लक्ष्य क्या है, पैसा है। तो पैसे के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, किसी भी लक्ष्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं होता, ठीक है, जब संतुष्टि नहीं होता तो हमारा जो अनुबंध है वो कमज़ोर हो जाता है। अनुबंधन क्या हो जाता है भाई, कमज़ोर हो जाता है। जब हमें संतुष्टि नहीं होती, ठीक है, संतोष नहीं मिलता, तो हमारा अनुबंधन क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम संतुष्टि हमें मिल जाती है तो हमारा अनुबंधन क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, मजबूत हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो यही बात कि ये इसीलिए, ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं संतुष्टि का नियम, परिणाम का नियम, इसलिए हम प्रभाव का नियम, हम इसलिए हम इसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें। तो भाई ये भाई साहब ने ये कहा है तो ये ध्यान रखेंगे, थॉर्नडाइक साहब ने ये चीज़ें कही हैं। तो 3 नियम थे, तीनों नियम आप देख लिए। चलिए, अब कुछ मुख्य नियम के बाद प्रमुख गौण नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, 5 गौण नियम। 5 क्या है भाई, गौण नियम। थॉर्नडाइक साहब द्वारा दिया गया 5 गौण नियम कौन कौन से हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो एक तो जैसे कि मैंने कहा बताया, मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, इस मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है, ठीक है, देखिए मनोवृत्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक जिसे हम कहते हैं मन और प्लस वृत्ति। ठीक है, ठीक है, मन प्लस क्या है, वृत्ति। मन का मतलब होता है, ठीक है, हमारे मन से मस्तिष्क के, मन का मतलब होता है हमारा मन से या मस्तिष्क से, और वृत्ति का मतलब होता है नजरिया से, नजरिया। ठीक है, क्या है, नजरिया से। तो मन का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, मन या मस्तिष्क से है, और वृत्ति का मतलब होता है नजरिया से। ठीक है, तो हमारे मन या मस्तिष्क किसी कार्य को सीखने के लिए, ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क है या हमारा मन है किसी कार्य को सीखने के लिए, ठीक है, किस प्रकार की नज़रिए देखते हैं कि भाई ये सीखने में मज़ा नहीं आएगा, ये कार्य करने में मज़ा नहीं आएगा, ये कार्य मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस कार्य को मैं नहीं करूँगा। या हम ये भी करते हैं, अरे ये कार्य अच्छा लग रहा है, ये कार्य मैं करूँगा। ठीक है, तो मन के ऊपर है, हमारे मन के ऊपर है, हमारा मन जो भी सोचता है, ठीक है, उस कार्य के प्रति जो भी नज़रिया है हमारा मन, ठीक है, उस कार्य के प्रति जो भी नज़रिया है हमारा, अगर वो लगता है कि वो अच्छा है या हमारा मन लगता है तो उस कार्य को हम सीखते हैं। अगर हमारा नज़र उस कार्य के लिए गलत है तो हम उस कार्य को नहीं सीखेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर नज़रिया अच्छा होगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है कि अच्छे नज़रिए, कहने का मतलब है कि यह मन लगेगा सीखने में, तो वो कार्य को आप आसानी से कर पाएंगे, आसानी से सीखेंगे। अगर मन ही नहीं है या नज़रिया ही ठीक नहीं है उस कार्य के प्रति, तो हमारा मन लगेगा नहीं उस कार्य को करने के लिए। तो यही क्या है, मनोवृत्ति का मनोवृत्ति का नियम, मन है तो उस कार्य को आराम से कर सकते हैं, बस इतनी है। ठीक है, चलिए तो दूसरा,
जिसे हम कहते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, एक होता है बहु अनुक्रिया का नियम। अब देखिए बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है। चलिए, बहु अनुक्रिया, इसका मतलब होता है कि किसी कार्य को, ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, बता देता हूँ, समझा देता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा। ठीक है, किसी कार्य को सीखने हेतु, ठीक है, अनेक क्रिया करनी पड़ती है, अनेक क्रिया करनी पड़ती है। समझेगा मेरी बातों को। ठीक है, मैंने क्या कहा कि किसी कार्य को सीखने के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है, अनेक अनुक्रियाएं या क्रिया ना बोलकर मैं अनुक्रिया बोलूँगा। ठीक है, बहु का मतलब यहाँ स्पष्ट है, एक से अधिक। देखिए नाम उसको तोड़ ताड़ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बहु मतलब एक से अधिक से है, एक से अधिक, और अनुक्रिया का मतलब होता है लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो किया गया क्रिया। सिंपल सी बात है, लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किया गया जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया। और बहु का मतलब है एक से अधिक, जैसे बोलते हैं बहुवचन, बहुरूपिया। ठीक है, ये वर्ड सुने होंगे। ठीक है, तो एक से अधिक, बहु को एक से अधिक नहीं बोलेंगे, बहु खुद बहु है। ठीक है, सिंपल, अगर बहु है तो बहु है। ठीक है, बहु अगर बहु के साथ कुछ जुड़ जाए, बहु अनुक्रिया, तो एक से अधिक। ठीक है, चलिए, तो बहु का मतलब यहाँ एक से अधिक है और अनुक्रिया का मतलब क्रिया। तो समझिएगा, किसी कार्य को सीखने के लिए यदि हम अनेक क्रियाएं कर रहे हैं, फिर भी से लगता है कि वो कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसमें से कुछ ऐसे कार्य हैं, मान के चलिए हमने क्या किया। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 अनेक अनुक्रिया हमने जो है किए, लेकिन इनमें से 1 2 ही क्रिया है जो लक्ष्य की ओर हमें ले जाता है। समझिएगा, 1 2 ही क्रिया है जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। बाकी जो 2 क्रिया है या 3 क्रिया है, जो भी क्रिया, जितने क्रिया, उनमें से कई क्रिया है जो लक्ष्य की ओर या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कराएगी हमारी। हम ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे क्रियाएं कर रहे हैं जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कराएगी। ठीक है, और कुछ है जो लक्ष्य की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन वो सम्मिलित है वो क्रिया में। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऐसी क्रियाओं को, ऐसे बहु क्रियाओं को हम क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। जब ऐसे बहु क्रियाओं को त्यागा जाता है, छोड़ा जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं वो क्रियाएं कि भाई हमने क्या क्या किया है, क्योंकि मन नहीं था, क्योंकि बहुत सारे क्रिया थे। ठीक है, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो क्रिया करनी चाहिए उसी क्रिया को हम करते हैं और इससे हम सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अनुक्रिया में हम उसी क्रिया को या उसी अनुक्रिया को करेंगे जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो सहायक है। और यदि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायक क्रिया का हम चयन करेंगे, उसी सहायक क्रिया को चुनेंगे, तब क्या होगा, हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा है थॉर्नडाइक साहब ने, ये मेरा कहना नहीं है, थॉर्नडाइक साहब है। ठीक है, चलिए, तो बहु अनुक्रिया नियम मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, किसी चीज़ को सीखने के लिए या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक अनुक्रिया करना पड़ता है। ठीक है, जब एक से अधिक अनुक्रिया करना पड़ रहे हैं, उनमें से कई अनुक्रिया ऐसी होती है जो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कराती। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, तब हम कुछ गिने चुने ही अनुक्रिया को सेलेक्ट करते हैं, गिने चुनी अनुक्रिया को ही हम क्या करते हैं, चयन करते हैं उसका, और वही अनुक्रिया का चयन करते हैं जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति करा सके, और लक्ष्य की प्राप्ति हम कर लेते हैं।
ठीक है। तो सीखने की बहुत सारी विधि होती है। आप जानते हैं, अगर ऐसे वे में आप समझेंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उसको कई प्रकार के जो विधियों से बनाया जाता है, ठीक है, होता है ना, आप पढ़े होंगे अगर, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, मैथ जो है ऐसा सब्जेक्ट है कि एक क्वेश्चन को कई तरीक़ों से हम बना सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा तरीका होगा जो एकदम इजी वे में होगा और आराम से वो आप लक्ष्य को प्राप्ति करोगे, आंसर आराम से ला जाओगे। तो उसी को चयन करिए और उसी को सॉल्व करिए। बस वही मेथड, वही चीज़ें ज़िंदगी की या सीखने के नियम में लगते हैं। किसी के सीखने के लिए, कोई चीज़ सीखने के लिए वही अनुक्रिया फॉलो करिए जो आसान होता है और आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वहाँ तक पहुँचाता है, और यही कहलाता है बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, बातें क्लियर हैं? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पर देखते हैं। कौन सा नंबर? तीसरा नंबर, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या बोलता है भाई? तीसरा नंबर है, क्या कहना है? आंशिक क्रिया के नियम। ठीक है, क्या है? आंशिक क्रिया का नियम, क्रिया का नियम। ठीक है, अगर किसी, अब इसको फिर से समझिए, आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है। ठीक है, अगर किसी लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं और उस लक्ष्य के लिए हम कुछ जो है अनुक्रिया कर रहे हैं, तो अनुक्रिया जो होनी चाहिए आपकी जो है आंशिक रूप से होनी चाहिए। आंशिक रूप से कहने का मतलब उसको हम डिवाइड करके, जैसे कि, ठीक है, मान के चलिए हमारा क्या है, मान के चलिए अनुक्रिया है, अनुक्रिया और हम जानते हैं अनुक्रिया और उद्दीपक। ठीक है, हमारा जो अनुक्रिया है वो, मान के चलिए हमारा जो अनुक्रिया है वो क्या है? वो पढ़ाई है। एक बात की बात है, हमारा जो अनुक्रिया है वो क्या है? पढ़ाई है, हम क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? नौकरी पाना। उद्दीपक को ही हम क्या बोलते हैं? लक्ष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उद्दीपक को ही हम क्या बोलते हैं? लक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अनुक्रिया है, अनुक्रिया को हम क्रिया बोलते हैं। नॉर्मल क्रिया या कार्य, कार्य या क्रिया, यही बोलते हैं ना। तो हमारा जो पढ़ाई है या अनुक्रिया है वो पढ़ाई है और उद्दीपक है नौकरी है। सिंपल सी बातें। चलिए, अगर हम जो क्रिया कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, आंशिक क्रिया, ठीक है, आंशिक क्रिया कहने का मतलब जो चीज़ क्रिया कर रहे हैं, मान के चलिए पढ़ाई में कोई सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे इसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, और इस बाल मनोविज्ञान को हम ऐसे पढ़ें, ठीक है, कि इसको डिवाइड कर दें। क्या कर दें? डिवाइड कर दें। सबसे पहले इसको चैप्टरों में डिवाइड कर दें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड कर दें। अब चैप्टर के बाद इसको फिर से टॉपिक, फिर सब टॉपिक, फिर एक एक करके इस प्रकार से हम क्या करते हैं? डिवाइड करके पढ़ें। ठीक है, जैसे मान के चलिए जो है 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को आप डिवाइड करिए। ठीक है, फिर उसके टॉपिक, फिर सब टॉपिक को लीजिए। इस प्रकार से हम क्या करें? डिवाइड कहने का मतलब विभाजित करके पढ़िए, आसान होता है। ठीक है, जब डिवाइड करके पढ़ेंगे, विभाजित करके पढ़ेंगे, ठीक है, तब वो लक्ष्य की ओर या लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? उस लक्ष्य को हम क्या करते हैं? उस नौकरी को या लक्ष्य को प्राप्त करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाता है। ठीक है, ये नौकरी या पढ़ाई, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ये सीखने पर बेस्ड है। देखिए, जो भी क्रिया है
अधिगम से बेस्ड है, अधिगम पर आधारित। अधिगम का मतलब सीखने, और सीखने के लिए ही बातें करें, सीखने के नियम है ये। क्या है ये? सीखने के नियम है। कोई चीज़ अगर सीख रहे हैं तो उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करिए, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करिए, ठीक है। एकदम से हम बोलते हैं ना कि एकदम से एक सीढ़ी के बाद हम 10वीं सीढ़ी नहीं चढ़ते। हम एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, तीसरे चौथे पायदान में जाते हैं, फिर हम जो है पिक में जाते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं। तो आंशिक क्रिया का नियम कहता है किसी भी कार्य को करने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करिए, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसको सीखिए, ठीक है। तब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये कहता है आंशिक क्रिया का नियम। तो ये 3 नियम हो गए हैं। चलिए चौथा नियम, 4th नियम, चौथा नियम। चलिए अनुरूपता का नियम, अनुरूपता का नियम, ठीक है। अनुरूपता का नियम, इसको मैं लिखूंगा नहीं, इसको जस्ट समझाऊंगा क्या बोल रहा है। चलिए अनुरूपता का नियम क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी ऐसी समस्या आती है, कोई भी अगर कार्य सीख रहे हैं, ठीक है, और उस कार्य सीखते समय कोई ऐसी नई समस्या आन पड़ती है, ठीक है, लेकिन उस नई समस्या से निजात पाने के लिए आपके पास पूर्व का एक्सपीरियंस है, पहले का अनुभव है, तो सीखना या करना या लक्ष्य को प्राप्त करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। मेरी एक एक बातों को आप ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा कि अगर कोई चीज़ें आप सीख रहे हैं और वो सीखते समय नए चीज़ आपके अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है, नए चीज़ शामिल हो जाती है, ठीक है, तो नई समस्या या नई चीज़ शामिल हो जाती है, तो आपका जो पूर्व ज्ञान है या आपका पहले का अनुभव है वो काम कारगर साबित हो जाता है, वो काम आता है। अगर वो काम आ जाता है तो वो क्या होता है भाई, वो लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। 4th एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने क्या कहा, जैसे कि आप ये मेरे से बाल मनोविज्ञान की क्लास ले रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति होंगे या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो पहले से ये बाल मनोविज्ञान कहीं ना कहीं पढ़ चुका होगा, या कोई ऐसे कई स्टूडेंट होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो जो एक बार या 2 बार या पहले पढ़ चुका होगा उनको आसान होगा समझने के लिए बाल मनोविज्ञान जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पूर्व ज्ञान था, पूर्व अनुभव था कि भाई थॉर्नडाइक ने ये नियम दिया, ठीक है, किसी ने ये नियम दिया, ये इन्होंने ये कहा, ये पहले से पढ़े पढ़ाए हैं। जब किसी चीज़ को पहले से करे कुराए रहते हैं, पढ़े पढ़ाए रहते हैं, और कोई समस्या पैदा हो जाती है, कुछ चीज़ जो है सामने आ जाता है, तो उसका समाधान आसान से हो जाता है, प्राप्ति आसानी से हो जाती है लक्ष्य। तो वही बोल रहा हूँ, जब कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि इस चीज़ पढ़ चुके होंगे और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं पढ़े होंगे। जो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट या पहले से उनको अनुभव है इन सब्जेक्ट का, मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान, तो उसको समझने में आसान होगा। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, जो पहली बार कर रहे होंगे, उसको समस्या का जो सामना करना पड़ रहा होगा। कई वर्ड्स ऐसे आए होंगे जो आपको जो है सुनने में दिक्कत हो, कहने का बोलने में दिक्कत होगा, ठीक है, बार बार इसको रिपीट, जैसे मैंने, ठीक है, कई वर्ड बोले, अनुक्रिया बोला, उद्दीपक बोले, ठीक है, अनुबंधन बोला, ये एक बार में याद होने वाले नहीं हैं, इसको बार बार याद करेंगे तो याद होगा। तो जो पहले जिनका अनुभव है, जो पढ़ चुके होंगे, उनको आसान होगा, क्योंकि ये नाम सुने होंगे, रटा रुटाया होगा, तो आसान होगा, बस एक पेज पढ़ लेंगे, खत्म, ठीक है। लेकिन जो पहली बार पढ़े उसके लिए दिक्कत हो, समस्या होगी। तो अनुरूपता का नियम यही बोलता है कि भाई साहब, अगर किसी कार्य को सीख रहे हैं और नई समस्या आन खड़ी हो जाती है, कोई ऐसी समस्या आन खड़ी हो जाती है, तो जो व्यक्ति पहले का जिनका अनुभव है, एक्सपीरियंस बंदा है, तो उसको आसान से समस्या का हल कर सकता है। लेकिन जो नहीं किया है उसके लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाती है। यही है अनुरूपता का नियम, ठीक है। चलिए, क्लियर है?
चलिए पांचवा और अंतिम इसे हम बोल सकते हैं संबंधित, क्या है, संबंधित परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम, क्या है, संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है, इस नियम को एक और कहते हैं साहचर्य के नियम। क्या है, साहचर्य का नियम या साहचर्य परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, साहचर्य परिवर्तन भी हम कहते हैं। अब देखिए चलिए पर समझिए बातों को। कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य करने, किसी क्रिया को करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है, किसी कार्य को या किसी क्रिया को करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और उसके सामने कोई नया उद्दीपक आन पड़ता है। ठीक है, क्या आन पड़ता है, कोई नया उद्दीपक या नया लक्ष्य आन पड़ता है। ठीक है, मान के चलिए आपने क्या किया, तैयारी किया सीजीपीएससी का। ठीक है, आपका लक्ष्य है पहले से सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके आपके सामने एक नया उद्दीपक आ पड़ता है कि भाई सीजीपीएससी से, ठीक है, हम यूपीएससी दिलाएंगे। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यूपीएससी दिलाएंगे। तो क्या होता है, इस क्रिया के अनुरूप उस क्रिया को, उस क्रिया में परिवर्तन करना पड़ता है, ढालना पड़ता है। ठीक है, संबंधित परिवर्तन के नियम, तो परिवर्तन करना पड़ता है। जब सीजीपीएससी तैयारी कर रहे हैं और आपका लक्ष्य सीजीपीएससी था, लेकिन अचानक से आपके सामने यूपीएससी तैयार हो जाती है कि भाई नहीं सीजीपीएससी नहीं यूपीएससी करना, तब उसमें आप परिवर्तन करते हैं। ठीक है, जब वहाँ साहस दिखाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है, चलिए तो क्रिया का स्वरूप वही रहेगा, बस परिस्थिति में परिवर्तन होगा। क्रिया मतलब अनुक्रिया का स्वरूप यही रहेगा, काम करने की जो ढंग है वो वही रहेगा, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन होगा। परिस्थिति में क्या होगा, परिवर्तन किया जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल ही दिया मैंने। ठीक है, बस इतना है, किसी क्रिया को करने के समय अगर कोई दूसरा उद्दीपक उत्पन्न होता है या दूसरा लक्ष्य आपको सामने दिखाई पड़ता है, ठीक है, तब की स्थिति में आप क्रिया तो वही रहेगी, क्रिया तो वही रहेगी, लेकिन आपका जो परिस्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, बस इतना ही समझिए। तो ये 5 और ये 3 पहले का 8। ठीक है, तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉपर समझ में आया होगा। मनोवृत्ति का नियम मैंने कहा, मन में जो चल रहा है, ठीक है, कहने का मन मस्तिष्क अगर आपका लगता है किसी काम में, उस काम के लिए आपका नज़रिया ठीक है कि भाई इस काम को कर सकता हूँ, ठीक है, और मन लगता है, तो उसे मनोवृत्ति का नियम कहते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई ऐसे अनेक अनुक्रिया करनी पड़ती है, जिसमें से कई अनुक्रिया ऐसे होती है जो लक्ष्य की प्राप्ति को खारिज कर देती है, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर नहीं ले जाती। तो ऐसे लक्ष्य को हम खारिज कर देते हैं, ऐसे लक्ष्य को त्याग देते हैं। और जो ऐसे लक्ष्य होता है जो ऐसे जो है लक्ष्य को नहीं भाई, अनुक्रिया को त्यागते हैं। ऐसे लक्ष्य अनुक्रिया होता है जो, ठीक है, हमें लक्ष्य तक पहुंचा जाते हैं, उस अनुक्रिया को पकड़ लेते हैं और अनुक्रिया को पकड़ के हम लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, और मैंने तीसरा कहा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम बस इतना, किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसे छोटे छोटे भागों में तोड़िए। ठीक है, जब छोटे छोटे भागों में तोड़ के सीखेंगे तो आसान होगा, बस यही है। ठीक है, एक ही लाइन में समझिए। और अनुरूपता का नियम, ठीक है, मैंने बताया था कि पूर्व में आपका अनुभव है तो वो आपका काम आएगा। ठीक है, पहले का अगर आपका अनुभव है और अनुभव और नए जो समस्या खड़ी होती है तो उस अनुभव के बेस पे उस समस्या का हल निकाल सकते हैं आसानी से। ये अनुरूपता का नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी हो चुकी हैं। कहने का मतलब है ये सारे नियम आप देख चुके हैं। क्लियर है बातें, चीज़ें क्लियर हैं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो देखेंगे वो है
एक नियम जिसे हम कहते हैं प्रयत्न भूल का नियम, थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, एक थॉर्नडाइक का प्रयत्न भूल का सिद्धांत, शास्त्रीय परंपरागत का सिंघा पावलक का, क्रिया प्रसूति का सिद्धांत बीएफ स्किनर का और पूर्व बलन का सिद्धांत सीएल हल का। तो ये चारों के चारों हम देखेंगे, लेकिन ये हो पाएगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि प्रयत्न भूल के जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक साहब का सिद्धांत है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। और सिद्धांत को जैसे मैंने ये थॉर्नडाइक का ये सीखने वाला सिद्धांत मैंने समझाया, सीखने का नियम समझाया या सीखने का जो सिद्धांत समझाया, वो आप देख पा रहे हैं। 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे में पूरा ये हुआ, और वो भी लगभग 1 घंटे की आसपास की क्लास होगी। तो अगर मैं इसको शुरू करूँ तो एकदम शानदार तरीके से, एकदम फ्रेश माइंड से शुरू करूँगा, क्योंकि अब शुरू करूँगा तो हो सकता है, ठीक है, ये 2 लगातार मैं कर लूँ, फिर 2 जो है बाकी क्लास में कर लूँ। ठीक है, और ऐसे अधूरा मज़ा नहीं आया। तो ऐसे में क्या है, ये 2 हम एक क्लास में करेंगे। ठीक है, और ये 2 हम एक क्लास में करेंगे, दूसरा क्लास में करेंगे, या फिर जो भी है हो जाएगा, जितना भी हो जाए। ठीक है, लेकिन ये आप भी तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा ये क्या है, नियम है। ठीक है, प्रयत्न भूलन का नियम। और इसमें मैं एक चित्र भी दिखाऊंगा जहाँ पर इन्होंने जो थॉर्नडाइक साहब ने प्रयत्न भूल के जो सिद्धांत में थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली का यूज़ किया है। ठीक है, बिल्ली का यूज़ किया। बिल्ली को एक क्या है, पिंजरे में रखा जाता है, और क्या है, उनको खाने के लिए सामग्री दी जाती है। बिल्ली बार बार पंजा मारता है उस दरवाजे को, उस खिड़की को बाहर निकलने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि बिल्ली के पैर, ठीक है, उस स्थान पर लग जाते हैं जहां पर वो दरवाज़ा खुल जाता है। अब एक बार दरवाज़ा खुलता है तो उसके बाद बिल्ली क्या है, भोजन ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो बार बार ये भूल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन प्रयत्न करने के बाद, ठीक है, वो खुल जाता है और बार बार अब क्या करने लगा, उसी प्रयत्न को दोहराने लगा। ठीक है, तो ये थोड़ा चित्र के हिसाब से भी मैं बताऊंगा थॉर्नडाइक साहब ने किस प्रकार से बिल्ली में यूज़ किया। और थॉर्नडाइक साहब को हम जानते हैं कि पशु जो बोलते हैं पशु, ठीक है, पशु जो मनोविज्ञान का वो जनक कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, पशु मनोविज्ञान के वो जनक कहलाते हैं। उन्होंने बिल्ली में यूज़ किया, हालांकि वो बिल्ली में तो प्रॉपर, उन्होंने चूहे में भी यूज़ किया। ठीक है, और कई ऐसे जानवर में उन्होंने यूज़ किए अपने एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो विद्वान, जो वैज्ञानिक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं चूहे में, बिल्ली में, ठीक है, अन्य जानवर में, उसी प्रकार अपने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने बिल्ली में किया। ठीक है, और बिल्ली में किस प्रकार से किया मैं प्रॉपर उसको समझाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्छे से हम उसे करेंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, चीज़ें क्लियर है तो अच्छी बात है। आपको ये 5 और 3 8 सिद्धांत सीखने के 8 सिद्धांत, 3 मुख्य सिद्धांत और 5 गौण सिद्धांत आपको समझ में आनी चाहिए। अगर क्लियर है बातें तो हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 10वां, एक अधिगम का पार्ट नंबर 4, आज तीसरा भाग है। अधिगम चलता रहेगा भाई साहब, अभी अधिगम आपका ख़त्म होने का नाम ही नहीं, 2-3 क्लास और चलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा ये टॉपिक है। ठीक है, बहुत बड़ा सिद्धांत और कई सिद्धांत निकल के आने वाले हैं, तो अधिगम 2-3 क्लास अभी चलेगा। क्लियर है? चलिए, तो क्लियर है बातें, तो चलते हैं फिर क्लास से विदा लेते हैं। चलिए, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम बातें होगी वो सारी बातें, इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। आज का जो टॉपिक था हमारा उस तो यही है। ठीक है, क्योंकि हम तो ये सब पढ़े ही नहीं ये सब हमने पढ़े ही नहीं, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। कल के क्लास में ये टॉपिक मैं पुनः लिखूँगा, पुनः बताऊँगा सभी को, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो यही है। ठीक है, तो
क्लियर है? चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।